अमूमन ये तासुर पाया जाता है कि वकला की जेब में आएंगे पैसे, फ़ी की सूरत में वापस लेना या रिफ़ंड करवाना इम्पॉसिबल सा काम है। तो क्या ऐसा ही है? नहीं, इम्पॉसिबल तो नहीं हम कह सकते कि इम्पॉसिबल है। देखिए, इसमें दो तरीक़ाकार मैं अर्ज़ करता हूँ कि फ़ीस जब वकील की पॉकेट में चली जाती है, एक तो ये है कि सेटल कर लेते हैं। जब हम वकील साहब के साथ फ़ीस के हमने सेटल कर लिया, जनाब 1 लाख रुपया फ़ीस है, 50,000, जितनी भी, डिपेंड करता है केस पे। सेटल करने के बाद अभी फ़ीस सेटल किया, किसी बंदे ने आपको पे कर दिया, एडवांस दे दिया है, या उसने फ़ीस ही आपको दे दिया, ठीक है सर मैं आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करूँगा, तो फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। ये एक तरीका है। मेरी राय और जो मैंने सीखा है वकला से वो ये है कि ऐसी सूरत में जब केस अभी स्टार्ट ही नहीं किया, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड आपको नहीं किए, तो मैंने अपने सीनियर्स को देखा कि वो फ़ीस वसूल भी कर लें तो वो ख़र्च नहीं करते अपने अकाउंट में, वो पकड़ के साइड पे कहीं रख देते हैं कि जब ये पार्टी आएगी मेरे साथ केस डिस्कस करेगी, मैं इनके डॉक्यूमेंट्स पढ़ूंगा तो उसके बाद फिर मैं इसको कंज्यूम कर सकता हूँ। अदरवाइज़ वो साइड पे रख देते हैं कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनकी नीयत बदल जाए, कोई उनकी सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि अभी केस स्टार्ट नहीं किया, मैंने पढ़ना भी शुरू नहीं किया, उसकी डिक्टेशन नहीं दी, उसका फॉर्मेट कोई नहीं बनाया, तो मेरी मेहनत अभी स्टार्ट नहीं हुई। इट मीन्स कि मुझे मेरा अभी हक इन पे स्टार्ट नहीं हुआ। वैसे अगर आप चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि जनाब मेरे पास सेटल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारा, लेकिन जो बाउसूल वकला हैं, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, कुछ लोग एलिगेशन जो लगाते हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ कि जब ऐसी सूरत हाल हो तो वकला आमतौर पे फ़ीस को इस नीयत के साथ साइड पे रखते हैं कि मैं इनको रिटर्न कर सकता हूँ। और मैंने करते हुए देखा, मैंने वकला को केसेस के बारे में रिफ्यूज़ करते हुए भी देखा। बाज़ दफ़ा पार्टी आती है, आगे कहती है सर अभी कल मैंने एक केस रिफ्यूज़ किया, पार्टी आगे कहती है जनाब ये हमारा केस है, इस तरह का बनता है, तो लोग कहते हैं नहीं जी वकील बड़ा लालच करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। मेरे अलावा भी मेरी ऑब्जर्वेशन यही है कि वकला स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देते हैं कि आपका केस नहीं बनता। इस पर एक चुटकुला भी है, मैं आपको अर्ज़ कर दूं। कहते हैं कि जो वकील कहते हैं ना क्लाइंट को, कहते हैं जनाब आपका कुछ नहीं बनना, आपके केस का, कहते हैं वो पार्टी का कुछ बने ना बने, ऐसे वकील का फिर कुछ नहीं बनता। ये एक महज चुटकुला है, लेकिन हकीकत ये है कि वकला रिफ्यूज़ करते हैं, कहते हैं कि आपका केस नहीं बनता, तो वो फ्रैंकली कह देते हैं कि नहीं बनता, और वकला फ़ीस वापस करते हैं। लेकिन यहाँ ये बात समझने की है कि ये नहीं कि किसी भी स्टेज पे जाके बंदा के वापस करो, ऐसा भी नहीं है। जब वकील साहब आपके डॉक्यूमेंट्स पढ़ लेते हैं सारे, जनाब उन्होंने फैक्ट्स वगैरह तरतीब दे लिए, उन्होंने डिक्टेशन दी, आपका केस तैयार किया, प्रिपेयर करने के बाद अगर आप कहते हो ना कि नहीं अब आप फ़ीस वापस कर दें, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना है, तो मैं कहता हूँ ये जस्टिफाइबल नहीं है, जस्टिफाई नहीं कर सकते आप, इस वजह से कि वकील साहब ने सारा केस प्रिपेयर कर लिया। उनका टाइम वकील साहब के पास आपको देने के लिए होता क्या है, सिर्फ एक टाइम है। वक्त के साथ साथ वकील साहब ने बहुत हार्डवर्क किया, बड़ी इन्वेस्टमेंट की, और क्या उसने सिर्फ अपने वक्त को कीमती बनाया है, और वो वक्त वकील आपको देता है, उसी को वो चार्ज करता है। अदरवाइज़ आप कभी नहीं कि वकील साहब के पास जाएं, आप वकील साहब को पैसे दें, वो आपको समोसे आगे से या कोई ऐसी कोई गिफ्ट कर रहा हो, वो कोई चीज़ सेल नहीं कर रहा होता, अपना टाइम। तो टाइम जब उसने स्पेंड किया, आपकी फ़ाइल को, आपके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा, तो फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ पे जाके तो वकील साहब बाद में रिलक्टेंट भी होते हैं कि फ़ीस वापस नहीं भी करते, तो ये जस्टिफाइबल है कि उन्होंने पढ़ा, उन्होंने टाइम दिया। अब पार्टी ने सेटल कर लिया कि ये हमारा केस है, इसकी इतनी फ़ीस है, पे कर दी, डॉक्यूमेंट्स दे दिए, वकील साहब ने तैयार कर लिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा दोनों पार्टीज यानी कंसीडर किया जा सकता है। इसमें वकील साहब बड़ापन अगर दिखाएं तो ये कर सकते हैं कि जी मैंने मेहनत की है, मैंने पढ़ा है, मैंने तैयार किया, चलें कुछ फ़ीस मैं रिटर्न कर देता हूँ, कुछ नहीं भी करता। इसमें एक एलिमेंट ये भी तो होता है, नॉर्मली 95% केसेस में ये होता है कि जो क्लाइंट हजरात होते हैं वो रिफ़ंड इसलिए मांग रहे होते हैं कि किसी दूसरे वकील साहब के पास जाके उसी केस की उन्होंने कम पैसे में जो उसकी डील डन कर ली होती है और फिर आपसे रिफ़ंड कर लेते हैं। तो ये भी तो क्लाइंट के पार्ट पे एक अनएथिकल जो है वो होता है ना। हाँ है, वकील साहब के पार्ट पे भी, क्लाइंट के पार्ट पे भी। इसे कहते हैं बाज़ दफ़ा हम कोई केस कर रहे होते हैं तो मीनवाइल एक नए वकील साहब, इसे कहते हैं सुपरसीड करना। याद रखिएगा कि सुपरसीड करना ये बड़ा अनएथिकल है कि आप कोई वकील साहब जो इंगेज हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो उनकी मौजूदगी में आप उनको सुपरसीड, उनके वकालतनामे के ऊपर वकालतनामा दें, तो इसको बार के अंदर, वकला के अंदर भी बड़ा डिस्करेज किया जाता है, डिसलाइक किया जाता है।
सर करंट क्राइसिस जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रहे हैं और मुल्की हालात के मुताबिक अगर देखा जाए तो लॉयर्स यानी वकला एक ऐसा तबका है माशरे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक अनरेस्ट चल रही है उसको सेफ गार्ड करने के लिए निकला है। तो अमूमन उस सोसाइटी में ये रुझान पाया जाता है कि वकला को एक उस नज़र से नहीं देखा जाता कि जो वो डिज़र्व करते हैं। अगर देखा जाए तो करंट हालात में वकला ही एक वाहिद तबका और पेशा है जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो अनरेस्ट चल रही है उसको सेफ गार्ड करने के लिए फॉरवर्ड हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि वकला का क्या रोल है सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशनली? वकला का तो मेन रोल है। देखिए आपने जैसे फरमा रहे थे आप कि आजकल सियासी बहरान है, आइनी बहरान है, मुआशी हर किस्म का बहरान उरूज पर है। तो ऐसे हालात में कभी किसी डॉक्टर को आप बोलते नहीं देखेंगे डॉक्टर साहब बाहर निकले सड़क पे कि नहीं जी मैं बोल रहा हूँ कि ये गलत हो रहा है। कभी आप किसी इंजीनियर को नहीं देखेंगे, कभी आप किसी टीचर को नहीं देखेंगे। वो जब भी निकलेंगे अपनी सैलरी के लिए निकलेंगे, सैलरी अलाउंस नहीं बढ़ा तो ये नहीं। लेकिन वाहद पाकिस्तान के अंदर एक वकला ऐसा तबका है कि जो नेशन के लिए निकलेगा, जो कानून की बालादस्ती के लिए निकलेगा, जो आइन की पासदारी के लिए निकलेगा, सिर्फ वकला। इसकी लेगेसी आप यहाँ से भी उठा सकते हैं। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह वो भी एक बैरिस्टर थे और मुल्क बना के उन्होंने आपके लिए दिया है। तो जो मुल्क में या कंट्री में जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो उसमें वकला का किरदार होता है वो हिस्टोरिकली वो साबित है। हमेशा देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले, कंट्री को बनाने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन के लिए खड़े होने वाले जहाँ भी जब भी आप ऑब्ज़र्व करेंगे वकला के अलावा आपको कोई नज़र नहीं आएगा। तो मेरा ख्याल है वकला को बेजा तनकीद का जो निशाना बनाते हैं उन्हें सोचना चाहिए, ये गौर करना चाहिए कि हमारे दिफा के लिए, हमारे मुल्क के आइन की पासदारी के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए अगर कोई आवाज़ उठाता है तो वो वकला है। तो उम्मीद है आपने आज मुख्तसर सी डिस्कशन से कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।